हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू जीएस पॉइंट। मैं रत्नेश कुमार गिरी आपका एक बार फिर से जीएस पॉइंट चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि इससे पहले मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी का अक्षांश और देशांतर, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पढ़ा दिया है और भी सारे वीडियो है मेरे चैनल में, आप जाके देख सकते हैं। और दोस्तों, आज का टॉपिक है भारत की जलवायु, जिसके अंतर्गत हम लोग जो है भारत में मौसम, ऋतु, जलवायु, उसके बाद हम लोग जो है वो फेरल का नियम जो है वो पढ़ेंगे। और मानसून भारत में कैसे सक्रिय होती है, पंजाब में जो है वो दोनों मानसून से किस तरह से बारिश होती है, उसके बाद जो है राजस्थान में बारिश न होने का मुख्य कारण क्या है, और मासिनराम चेरापूंजी में जो अधिक विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है उसका कारण क्या है। मोटा मोटी तरीके से बोल सकते हैं भारत की जलवायु के अंतर्गत हम लोग जो है वो वेदर, सीजन और क्लाइमेट का जो है हम लोग उस पर चर्चा करेंगे और बहुत डिटेल से चर्चा करेंगे। और दोस्तों, इससे पहले मैंने अक्षांश और देशांतर इसीलिए पढ़ा दिया है क्योंकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो कि आपका जो है ग्रीष्म ट्रॉपिकल जोन किसको बोलते हैं, सब ट्रॉपिकल जोन किसको बोलते हैं, भारत का जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। तो उससे अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आप जाके वीडियो को देख सकते हैं, जिससे कि आपको भारत का जलवायु, विश्व का जलवायु पढ़ने में जो है आपको कठिनाइयों का सामना ना करना पड़ेगा। तो आशा करता हूं कि दोस्तों मेरे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो आपको अच्छा लगता होगा। प्लीज़ अगर अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग जो है आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो भारत की जलवायु, तो जलवायु के अंतर्गत जो है दोस्तों हम लोग मौसम, ऋतु और जलवायु यानी वेदर, सीजन और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, उसको पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। तो चलिए, मौसम क्या होता है दोस्तों। अचानक आप लोग देखते होंगे गर्मी के समय में सुबह में जो है मौसम चेंज हो जाती है, यानी सुबह में आपको थोड़ी थोड़ी ठंड का एहसास होता है। फिर आपका जो है अभी गर्मी का समय चल रहा है तो आप लोगों ने देखा होगा कि 8 बजे के बाद जो है मौसम चेंज हो जाती है। फिर कभी जो है आपको आंधी तूफान आ गई तो मौसम, वायुमंडल में अचानक होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। यानी मौसम क्या है, वो दिनचर्या का घटना है। वो मौसम आपका चेंज होते रहता है, वो सूर्य के प्रकाश और उसके प्रभाव के कारण जो है भी जिम्मेदार होता है मुख्यतः। तो हम लोगों ने मौसम देखा, वायुमंडल में अचानक होने वाले परिवर्तन को मौसम कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग ऋतु समझते हैं, सीजन। तो एक निश्चित समय पर क्रमिक रूप से होने वाले परिवर्तन यानी साइक्लिक चेंज को ऋतु बोलते हैं। तो जैसा कि हम लोगों के यहाँ जो है लगभग 6 ऋतु पाया जाता है, यानी बसंत, ग्रीष्म, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शीत ऋतु। तो हम लोगों ने देखा ही है, खासकर हम लोग भारत जो है उसमें लगभग मौसम जो है पाए जाते हैं, क्योंकि भारत क्या है आपका भूमध्य रेखा के पास है। और आप लोगों ने भूमध्य रेखा अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मेरे वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो मैंने पढ़ाया इससे पहले अक्षांश और देशांतर, उसमें मैंने पूरा डिटेल से पढ़ाया कि भूमध्य रेखा क्या होती है और अक्षांश क्या होता है और देशांतर और क्या होता है। तो वैसे मैं मोटा मोटी आपको यहाँ भी बता देना चाहता हूँ कि ये अगर ग्लोब है तो ग्लोब के बीच में एक सेंटर पॉइंट होता है जिसको केंद्र बोलते हैं, उसके बीच से गुजरने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं। और जब भूमध्य रेखा है दोस्तों क्या करेगा, उसको पृथ्वी को 2 गोलार्ध में बांटती है, यानी ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। और अक्षांश रेखा क्या होता है, भूमध्य रेखा के समानांतर होता है। देशांतर रेखा 2 ध्रुवों को मिलाती है। मोटा मोटी जानकारी आपको मैंने दे दिया है, क्योंकि इससे पहले मैंने अक्षांश और देशांतर में इसको डिटेल से बता दिया, ठीक है। अब आ गया जलवायु। जलवायु मौसम का ही व्यापक रूप माना जाता है। दूसरे शब्दों में किसी बड़े क्षेत्र, तो किसी बड़े क्षेत्र में तापमान, वायुदाब, वर्षा, मतलब कि वहाँ के मौसम का कम से कम 30 वर्षों के औसत अध्ययन को उस क्षेत्र का जलवायु कहते हैं, ठीक है। मतलब कि वहाँ के मौसम का 30 वर्षों का औसत अध्ययन को उस क्षेत्र का जलवायु कहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा मौसम और जलवायु में जो है लगभग आप लोग को सेम जो है वो कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, लेकिन मैं एक उदाहरण से बता देना चाहता हूँ। किसी भी आदमी का शादी होता है तो शादी होने के बाद जो है उस लड़की का हस्बैंड या फिर लड़का जो है उसकी पत्नी कैसी मिली है, तो वो कब पता चलता है,
मौसम परिवर्तन के अनुसार यानी चेंज के अनुसार, यानी हस्बैंड किस मूड का है, कब गुस्सा होता है, क्या होता है, वो क्या होगा, मौसम हो गया। लेकिन आप शादी होने के 4 या 5 साल बाद आप जो है अपने हस्बैंड को, या फिर वो हस्बैंड जो है अपने वाइफ को, और वाइफ जो है अपने हस्बैंड को जो है एक तरीके से जो है समझ जाता है कि इसका मूड कब किस समय जो है परिवर्तित होता है, क्या है, तो वही हो गया। ठीक है, यानी क्षणिक परिवर्तन मौसम हो गया। और उसके बाद जो है लगभग थोड़ा सा 30 वर्षों के औसत अध्ययन को क्या बोलते हैं, जलवायु बोलते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अब चलते हैं भारत की जलवायु। तो दोस्तों भारत की जलवायु के अंतर्गत आप लोग को पढ़ लेना होगा कि भारत जो है किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है, पूर्वी देशांतर में है। और भारत के भूमध्य से जो है, भारत के मध्य से जो है वो कौन सी रेखा जाती है, कर्क रेखा जाती है, जिसके कारण जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु भारत में पाया जाता है और मानसूनी जलवायु है। ठीक है, तो देख लीजिए ये क्या है, ये आपका 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। उसके ऊपर देख लीजिए भारत यहाँ है दोस्तों, भारत जिसमें से 23.5 डिग्री रेखा जो है वो गुजर के जाती है कर्क रेखा। तो मैंने इससे पहले कर्क रेखा पे कितने स्टेट है, कितने शहर, मतलब कितने देश है, भूमध्य रेखा पे कितने देश है और मकर रेखा पे कितने देश है, पूरे डिटेल से पढ़ाया है। तो आप लोग उसको जाके देख सकते हैं। तो देखिए भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहने का मतलब है दोस्तों भारत के बीच से तो जो है ये क्या है, भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री ऊपर और भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री दक्षिण में जो है आपका सूर्य का प्रकाश जो है लंबवत पड़ता है, जिसके कारण वहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जिसके कारण वहाँ का वेदर जो है वो ज़्यादा चेंज होता है। साथ में वहाँ पे अधिक मानसून भी सक्रिय रहेगा और वहाँ पे गर्मी का भी एहसास आपको होगा। और हर मौसम लगभग जो है आपको देखने को मिलता है भारत में, क्योंकि भारत का जो ऊपरी सीमा है वो हिमालयन से घिरा हुआ है, यानी उत्तर भारत में ठंड का भी एहसास बहुत ज़्यादा करने को मिलता है। तो आप लोगों ने समझ लिया होगा। ठीक है, यानी भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी देशांतर में है। यानी भारत जो है, भारत का स्थिति अगर आपसे पूछे इंटरव्यू में, अगर आपसे भारत का स्थिति पूछे तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, लेकिन अगर आपको जलवायु के अनुसार पूछे तो भारत का जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ठीक है, अब हम लोग मानसून के बारे में पढ़ते हैं। मानसून, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले एक अरब विद्वान थे, अल-मसूदी ने किया था। ठीक है, अल-मसूदी ने किया था। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, मौसम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ मौसम के अनुसार दिशा बदलने वाली पवनें होती है। ठीक है, किसी भी देश की जलवायु निर्भर करती है, यानी किसी भी देश का जलवायु जो है वो निर्भर क्या चीज़ पे करती है, ये 4 चीज़ें जो है उस पर निर्भर करती है। जैसे उस स्थान की ऊंचाई क्या है, यानी समुद्र तल से उस स्थान की ऊंचाई क्या है, वहाँ पर पहाड़ों की स्थिति क्या है। जैसे भारत में हिमालय है, तो हिमालयन स्टेट जितने भी होंगे उसमें क्या पाया जाएगा, ठंड का एहसास होगा आदमी। हाँ ठीक है, उस स्थान की समुद्र से दूरी कितनी है, वह स्थान किस अक्षांश पे है, यानी ये 4 फैक्ट जो है किसी भी देश की जलवायु को जो है वो निर्धारित करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ हम लोग जो है आगे हम लोग भारत का जलवायु जो पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून से जो है तमिलनाडु में क्या वर्षा नहीं होती है, तमिलनाडु वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ जाता है। लेकिन जब लौटता हुआ मानसून आता है उत्तर पूर्वी मानसून, तो उससे केरल में क्या वर्षा नहीं होती है। उत्तर पूर्वी मानसून के अनुसार केरल जो है वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ जाता है। तो उसके लिए आपको वृष्टि छाया क्षेत्र जो है आपको जो है प्रिवेलिंग विंड जो है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। सपोज मान लीजिए दोस्तों ये सी है, यानी आपका ये सागर हो गया या फिर महासागर हो गया कुछ भी, तो उससे क्या होगा दोस्तों, जब गर्मी के दिनों में क्या होता है, गर्मी के दिनों में जैसे जून के फर्स्ट वीक में भारत में क्या होता है, भारत का स्थलीय विस्तार यानी प्रायद्वीपीय भारत जो है वहाँ का हवा गर्म होने के कारण जब हवा गर्म होती है तो ऊपर की ओर उठ जाती है। ठीक है, जिससे कि वहाँ पे क्या क्रिएट होगा, लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है भारत के भूमध्य यानी प्रायद्वीपीय भारत में भाग में भारत का, जिससे कि वहाँ का हवा का प्रेशर दाब जो है वहाँ कम हो जाता है और समुद्र तल पे ऑलरेडी क्या होता है दोस्तों, हाई प्रेशर क्रिएट रहता है उस समय। तो स्थलीय भाग में जो हवा गर्म होकर ऊपर उठ गई है
उस हवा का जगह लेने के लिए समुद्री हवा जो है वो ज़ोर से भारत के स्थल की तरफ चलती है, जिससे कि क्या होगा, जब समुद्री पवनें या समुद्री हवाएं जो है जब स्थल भाग में आएगी तो वह अपने साथ क्या लाती है, वह अपने साथ नमी लाती है, वह अपने साथ जो है वो नमी का मात्रा लेके आती है, ठीक है। और जैसे ही भारत के स्थलीय भाग से टकराती है तो क्या होगा, तो सपोज मान लीजिए ये पर्वत का ऊंच पीक बिंदु है, तो यहाँ से लेके गई और यहाँ पे जाने के बाद क्या होगा, संघनन हो जाता है, यानी पानी जो है, जो भाप के रूप में पानी है वो बूंद के रूप में इधर गिर जाएगा, ठीक है। तो जितने भी आपका लगभग 80% वर्षा होगा इधर ही हो गया, और उस क्षेत्र में जो बादल गए, जो ऊपर उठ के बादल गई, तो उसमें क्या होता है, नमी का मात्रा जो है वो घट गया, जिसके कारण इधर वृष्टि छाया क्षेत्र में कम बारिश होता है, जिसके कारण इधर सूखा प्रभावित यानी सूखा भाग रहता है, ठीक है। तो आप लोगों ने वृष्टि छाया क्षेत्र पढ़ लिया होगा। चलिए अब हम लोग फेरल का नियम पढ़ लेते हैं। तो भारत में मानसून सक्रिय करने या फिर मानसूनी हवाओं को या फिर कहीं भी भूमध्य रेखा पर जो है फेरल का नियम काम करता है, और भारत में तो मानसून का सक्रियता के पीछे इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो फेरल एक स्कॉलर थे, विद्वान थे, जिन्होंने क्या दिया था, उन्होंने फेरल का नियम है, जिसके अनुसार क्या होता है, जब भूमध्य रेखा उत्तरी गोलार्ध में जब भूमध्य रेखा को पवनें पार करती है तो उत्तर पूर्व की ओर जो है वो मानसूनी उत्तर पूर्व की ओर जो है वो हवाएं आपका मुड़ जाती है, ठीक है। उसी तरीके से आपका जब दक्षिणी गोलार्ध में आएगी तो आपका बाएं तरफ मुड़ेगी, उत्तरी गोलार्ध में जाएगी तो दाएं तरफ मुड़ेगी, आपको याद रखना पड़ेगा। तो यानी जब ये भूमध्य रेखा है, जब यहाँ से पवनें जाएगी तो इस तरफ मुड़ जाएगी, जैसा कि मैंने डायरेक्शन में आपको बताया है, यानी उत्तर पूर्व की तरफ मुड़ जाएगी। लेकिन जब ऊपर का हवा जब लौटता हुआ मानसून रहेगा तो नीचे आएगी तो ये बाएं की तरफ मुड़ जाएगी, ठीक है, आप याद रखिएगा। इस नियम के अनुसार धरातल पर मुख्य रूप से चलने वाली सभी हवाएं पृथ्वी की गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, फेरल का नियम जो है किससे है, साथ में उत्तरी गोलार्ध में जब भूमध्य रेखा को पार करती है हवाएं, यानी भूमध्य रेखा को जब मानसूनी हवाएं पार करती है तो आपका क्या दाईं तरफ घूम जाती है, और आपका दक्षिणी गोलार्ध में जैसे भूमध्य रेखा को पार करती है पवनें तो वो बाईं ओर घूम जाती है। ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना होगा। अगर आपको मेरा लैंग्वेज टफ लग रहा है बोलने का तो आप प्लीज़ कमेंट्स करके बता सकते हैं, मैं प्रयास करूँगा इससे भी समझाने का प्रयास करूँगा। और चलिए, भारत में मानसून जून के पहले सप्ताह में आता है और यह केरल के मालाबार तट पे टकराता है और 15 जून तक पूरे भारत में सक्रिय हो जाता है, ठीक है। जैसा कि भूमध्य रेखा को पार करती है पवनें, तो ये पवनें जैसे ही भूमध्य रेखा को पार करेगी तो कहाँ पे टकराएगी, सबसे पहले केरल में टकराएगी, ठीक है। वैसे तो भारत में सबसे पहले अखंड भारत जो भी है, सबसे पहले मानसून दस्तक अगर देती है तो वो आपका बे ऑफ बंगाल में जो द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप है, उसमें आती है। लेकिन हम जो है भारत का स्टेट के बारे में चर्चा कर रहे हैं, यानी 1 से जून के फर्स्ट वीक में जो है वो केरल के मालाबार तट से टकराती है और 15 जुलाई तक पूरे भारत में फैल जाती है, यानी पूरे भारत मतलब जितने भी सेंट्रल इंडिया है पूरे भारत में सक्रिय होकर लगभग बारिश करवा देती है। उसके बाद कर्क रेखा तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, 23.5 डिग्री ऊपर भूमध्य रेखा के ऊपर जो है वो कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री दक्षिणी में जो है आपका मकर रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, और ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है। और हमने तो आपको महासागर भी पढ़ा दिया है, तो आप लोग एक बार ज़रूर पिछला वाला वीडियो जो भी मैंने डाला है, हर वीडियो जो है एक दूसरे से रिलेट करके डाला जाता है, क्योंकि आपको जो है आपको ये ना पता चले, कभी एहसास ना होना चाहिए कि जो आगे का वीडियो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका लैंग्वेज समझने में हमको दिक्कत हो, ठीक है। अब भारत में मानसून क्या होता है, तो मानसून तो आप जान ही गए हैं, मौसम शब्द से हुआ है, कहाँ से क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, भारत का जो विस्तार है, ये देखिए भूमध्य रेखा है, ये क्या है, भूमध्य रेखा है, यहाँ से भारत का स्थलीय भाग का लंबाई कितना है, तो 876 किलोमीटर है। ये मैंने बता दिया है आपको, भारत की स्थिति एवं विस्तार जो आपका टॉपिक करवाया है उसमें।
तो भारत में मानसून जो दस्तक देती है वो भारत के नीचे हिंद महासागर है। तो हिंद महासागर जब भारत के स्थलीय भाग यानी प्रायद्वीपीय भाग में जब वो इंटर करती है तो 2 भाग में कट जाती है, ठीक है। ये हो गया आपका कौन सा, ये बे ऑफ बंगाल है और ये आपका अरब सागर हो गया, ठीक है। अब मैं बताऊंगा कि बे ऑफ बंगाल और अरब सागर की जो मानसूनें हैं भारत में सक्रिय होकर किधर किधर बारिश करवाती है। बिहार झारखंड में किस मानसून से बारिश होती है, नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर भारत में। तो चलिए हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं भारत में मानसून को। तो भारत में मानसून आता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। तो जैसा कि फेरल के नियम के अनुसार ये जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा है इसके ऊपर जैसे ही पवनें बहेगी तो ये दाईं तरफ मुड़ जाएगी, ठीक है, जिससे कि केरल के तट पे जून के फर्स्ट वीक में जो है वो टकराती है, ठीक है। उसके बाद जून के पहले सप्ताह में सबसे पहले केरल में जो है मालाबार तट में दक्षिण पश्चिम मानसून दस्तक देती है और वो 2 भागों में बंट जाती है। जैसा कि मानसून जब इसमें सक्रिय होगा 2 भागों में बंट जाएगी, एक अरब सागर का, अरब बे ऑफ बंगाल का, ठीक है, अरब सागर और बे ऑफ बंगाल का। अब अरब सागर के मानसून के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो अरब सागर की शाखा सबसे पहले पश्चिमी घाट, देख रहे हैं ये पश्चिमी घाट का मैंने आपका जो है एग्जैक्ट लोकेशन दिया है, से टकराकर केरल में वर्षा करती है, केरल में वर्षा करती है, ठीक है। और ये मानसून ये जो आप उसके बाद मानसून गुजरात के पास 3 दिशाओं में मुड़ जाती है और एक शाखा गुजरात की ओर, दूसरी सीधे निकल जाती है और तीसरी शाखा मध्य प्रदेश की ओर मुड़ जाती है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला है, तो यहाँ से जब मानसून इंटर करेगी तो इससे तमिलनाडु तो इधर है ना, इससे जो है वो मैंने जो इससे पहले आपको पढ़ाया है आपका वृष्टि छाया क्षेत्र। तो जब दक्षिण पश्चिम मानसून आएगी तो पश्चिमी तट से टकराने के बाद जो क्या करेगी, यहाँ पे तो बारिश करेगी ही, साथ में ये पहाड़ी नीलगिरी वगैरह होने के कारण, पश्चिमी घाट होने के कारण ये आपका जो है तमिलनाडु क्षेत्र में वृष्टि छाया क्षेत्र का निर्माण कर देती है, जिससे कि उधर बारिश नहीं हो पाता है। और इसके समानांतर जितने भी राज्य हैं, जैसा कि यहाँ पे केरल है, फिर उसके बाद कर्नाटक है, फिर महाराष्ट्र है, और उसके बाद इस सब क्षेत्र में बारिश होती है। और फिर महाराष्ट्र के इधर विदर्भ वाले क्षेत्र में जो है उसमें जो है क्या होता है, बारिश नहीं हो पाती है, निवृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, जिसके कारण ये जो है बाढ़ से अधिक प्रभावित होता है। और इधर आपका सूखे की जो है वो उससे सूखे की चपेट में आता है महाराष्ट्र का पार्ट, ठीक है दोस्तों। और जब मानसून गुजरात के पास 3 दिशा में मुड़ जाती है, तो देखिए मैंने बता रहा हूँ कैसे गुजरात के पास जो है 3 दिशा में मुड़ जाती है जाके। तो देखिए जब पश्चिमी घाट होते होते मानसून जब ऊपर जाती है उसके कारण ये गिर पर्वत है, गिर पर्वत से टकराने के बाद मानसून यहाँ पे खूब तेज़ वर्षा कराती है। उसके ऊपर में कच्छ का रण है जो कि एक मरुस्थल के रूप में जाना जाता है, वहाँ पे वर्षा 9 के बराबर होता है। तो आप देख रहे हैं भारत में जो जितने भी पर्वत पहाड़ श्रृंखलाएँ हैं उसको मानसून को सक्रिय करने में भी उनका अहम योगदान रहता है, क्योंकि पहाड़ों से जब मानसूनी हवाएं निकलती है तो ऊपर की ओर उठने के बाद जो है वो संघनन होकर वहाँ पे बारिश कराती है, ठीक है। और यही कारण है कि पहाड़ी के एक तरफ खूब वर्षा होता है और पहाड़ी के दूसरी तरफ वृष्टि छाया क्षेत्र जो है उसका निर्माण करती है, ठीक है। तो एक तो शाखा आपका हो गया इधर बारिश करवाएगी, साथ में गुजरात का आपका गिर तट के नीचे में करवाएगा, गिरनार आपका जो है पहाड़ी उसके नीचे में। फिर उसके बाद एक शाखा जाती है और ये क्या है, विंध्याचल एवं सतपुरा का पहाड़ी है, ठीक है। विंध्याचल एवं सतपुरा का पहाड़ी एक मानसून इसमें जाएगा और जाने के बाद क्या होगा, इसमें एक तरह से फंस जाता है, जिसके कारण आपका वहाँ उस क्षेत्र में जो है सतपुरा और विंध्याचल क्षेत्र में खूब बारिश होती है। तो देखा ही होगा आप लोगों ने, नर्मदा नदी जो है उस समय उफान पे रहती है, जिसको लाइफ लाइन ऑफ गुजरात भी बोलते हैं, वो खूब उफान पे रहती है और वहाँ खूब सारी वर्षा होती है, ठीक है। और एक रेखा इधर गई, एक रेखा इधर गई, और एक मानसून जो है वो आरावली पर्वत श्रृंखला क्या होता है, मानसून जो आती है उसी दिशा में वो क्या है, वो श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला है, जिसके कारण मानसून जो है वो इधर सक्रिय ना हो, इधर नहीं आकर इधर से आपका जो है वो ऊपर से जाती है, फिर यहाँ हिमालय से टकराएगी, हिमालय से टकराने के बाद फिर आपका पंजाब हरियाणा क्षेत्र में जो है वो बारिश करवाएगी, ठीक है। यानी पंजाब ऐसा राज्य है दोस्तों जो दक्षिण पश्चिम मानसून और यानी अरब सागर और बे ऑफ बंगाल दोनों से जो है वो
बारिश करवाती है। और लास्ट में जब ये हिमालय श्रृंखला से टकराती है और लास्ट में क्या होता है बारिश, लास्ट में मानसून से कहाँ बारिश होगा, तो पंजाब में होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग इधर आते हैं तो पूर्वी पठार जितना भी है वो कटा फटा है, जिसके कारण यहाँ मानसून इंटर करने के बाद जो है वो जगह जगह पे कुछ भाग जो है उसमें बारिश करवाती है। अब हम लोग चलते हैं मानसून के अरब शाखा के बाद बे ऑफ बंगाल में चलते हैं, बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी वाली शाखा सीधे जाकर टकराती है, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा जो है वो सीधे जाकर टकराती है मेघालय के, देख लीजिए, गारो खासो जयंतिया पहाड़ी में। और उनकी कीपनुमा यानी कीपनुमा ऐसे है, कीपनुमा आकृति होने के कारण मानसून इसमें फंस जाती है। ठीक है, और खूब वर्षा कराती है, कहाँ पे, मेघालय में। और कुछ मानसून असम में और अरुणाचल प्रदेश में जो है वो कटाफटा क्षेत्र से होते हुए असम में और अरुणाचल प्रदेश में जो है बारिश करवाती है, डाफला मिसमी पहाड़ी में। फिर मिजो पहाड़ी जो है उस क्षेत्र में फंस जाने के कारण मानसून भी वहाँ उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्ट स्टेट में भी खूब बारिश होता है बे ऑफ बंगाल में जो मानसून आती है उसके कारण। और इसी मानसून की एक शाखा गारो पहाड़ी से टकराकर, यानी ये जो बंगाल की खाड़ी से उठती है मानसून, तो ये कहाँ, यहाँ से टकराने के बाद इधर सक्रिय हो जाती है। ठीक है, और राजमहल की पहाड़ियाँ जो है इससे टकराने के बाद जो है वो झारखंड में खूब वर्षा होता है। ठीक है, राजमहल की पहाड़ी जो झारखंड में है। और कुछ मानसून राजमहल की पहाड़ियाँ और आपका खासी गारो जयंती से टकराकर इधर की ओर लौट जाती है। ठीक है, एक शाखा टकराने के बाद बाईं तरफ घूम जाती है। और झारखंड बिहार, यानी देख रहे हैं झारखंड यहाँ है, बिहार यहाँ है और यूपी यहाँ पे है। ठीक है, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी जो है बारिश करवाती है, जिससे कि आपको पता चल जाए। देख लीजिए, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश में मुख्यतः वर्षा जो होती है किसके कारण, बे ऑफ बंगाल में जो मानसून होती है, मतलब बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में जो आपका उसकी शाखा के कारण वर्षा होता है। ठीक है, और अंत में अरब सागर वाली शाखा और बंगाल की खाड़ी वाली शाखा जो है, देख लीजिए आप, यहाँ से तो टकराई एक मानसून, इधर सक्रिय हुई, फिर यहाँ से जाते हुए इससे लौट के जो आती है तो पंजाब में वर्षा की, फिर यहाँ पे सेंट्रल दिल्ली, यानी वहाँ पे क्या होता है, जाते जाते वहाँ पे मानसून जो है वो हवाएं तो तेज़ होती रहती है, हवा में जो है वो दाब तो रहता है, लेकिन उसमें आपका जो है मॉइस्चर यानी नमी न होने के कारण जो है वो वर्षा नहीं कर पाती है ज़्यादा। और इस तरीके से अंत में अरब सागर वाली शाखा और बंगाल की खाड़ी वाली शाखा दोनों मिलकर पंजाब में थोड़ी थोड़ी बारिश कराती है। यानी पंजाब भारत का ऐसा स्टेट है जो अरब सागर और बे ऑफ बंगाल दोनों से जो है वो बारिश होती है उसमें। और उसमें लास्ट में, यानी भारत का लास्ट में आपका जो है सबसे अंत में होने वाले वर्षा जो होती है वो पंजाब में होती है। ठीक है, आशा करता हूँ कि दोस्तों आप लोगों ने समझ गया होगा कि मानसून भारत में सक्रिय होने का क्या कारण है। और मानसून का लौटना भी एक क्या है, मानसून का लौटना भी जो है एक प्रक्रिया है। सितंबर के महीने में सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर वायु का दाब निम्न हो जाता है। यानी सितंबर के महीने में क्या होता है दोस्तों, विषुवत रेखा पर क्या होता है, वायु का दाब यानी सूर्य का दाब निम्न हो जाता है। क्योंकि उस समय क्या होगा, उस समय 22 दिसंबर को, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन होगा, यानी दक्षिणायन होने लगता है सूर्य, जिसके कारण वायु दाब निम्न हो जाता है। कहाँ पे हो जाएगा, नीचे में। ठीक है, भारत में मानसून लौटने लगता है उस समय, और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में तेज चक्रवात आता है। यानी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में क्या होता है दोस्तों, देखिए मानसून तो आती है लेकिन हवाएं तो रहती है, लेकिन उसमें नमी ना होने के कारण जो है वो हवाएं जो है वो तूफान का रूप ले लेती है। और साथ में आपका आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में तेज चक्रवात आता है और तमिलनाडु में खूब वर्षा होती है। तो बोलिएगा, तो मानसून में जब नमी नहीं रहेगी तो तमिलनाडु में किस तरीके से वर्षा होगा। तो दोस्तों, जब लौटता हुआ मानसून रहता है तो यहाँ से आने के बाद जो क्या होता है, यहाँ पे तो आपका खूब आपका तेज़ हवाएं चलेगी, उसके बाद जो चक्रवात आएगी। साथ में जब ये मानसून जब ये इंटर करती है बे ऑफ बंगाल में, इस क्षेत्र में, फिर यहाँ से नमी ग्रहण करने के बाद फिर आपका तमिलनाडु क्षेत्र में जो है वो वर्षा कराती है। यानी लौटते हुए मानसून से अगर आपको पूछा जाए कहाँ पे बारिश ज़्यादा होता है तो तमिलनाडु हो जाएगा। और इसी के अनुसार देख लीजिए, पश्चिमी घाट है, फिर लौटता हुआ मानसून से पश्चिमी घाट रोक देता है। पश्चिमी घाट के अवरोध के कारण लौटते हुए मानसून के कारण केरल जो है वो वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाता है। ठीक है, और लौटते मानसून की दिशा क्या होती है, उत्तर पूर्व होती है। लौटते मानसून की दिशा क्या होती है, उत्तर पूर्व होती है।
सबसे अधिक बरसात कहाँ होती है लौटते हुए मानसून से? तमिलनाडु में। भारत में सबसे अधिक वर्षा मासिनराम में होता है। तो आप अब किसी को समझा सकते हैं कि मासिनराम में जो है वर्षा क्यों अधिक होता है? खासो गारी जंतिता 3 पहाड़ी है जिसके कारण कपनुमा होता है। और बे ऑफ बंगाल से आपका जो मानसून सक्रिय होते हैं उसके कारण वर्षा होता है। सबसे कम वर्षा जो है भारत में लेह में होता है, ठीक है, लेह में होता है, जिसको ठंडा मरुस्थल भी बोला गया है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए लगभग 80% प्लस 80% बारिश जो है आपका बे ऑफ बंगाल से अरब सागर से होता है। फिर उसके बाद लगभग 17% वर्षा जो है बे ऑफ बंगाल से होता है। और 3% जो वर्षा होता है भारत में वो पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होता है। तो चलिए इसको भी हम लोग समझते हैं। बिहार दरोगा पीटी में पूछा गया था दोस्तों ये, ESI का मेंस जब मैंने दिया था इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का बिहार का, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ठंड के दिनों में जो है वो या फिर राजस्थान में होने वाले मुख्यतः जो वर्षा होती है किसके कारण होता है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ये लगभग 3% के बराबर होता है, ठीक है। तो ठंड के दिनों में भूमध्य सागर जानते ही हैं दोस्तों कहाँ है? भूमध्य सागर जो है वो 3 महाद्वीप को छूती है। एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया और यूरोप हो गया, ठीक है। और 2 महाद्वीप के बीच में जल मरुमध्य का काम में भी यहीं पे है, ठीक है। जिब्राल्टर जल संधि भी यहीं पे है। तो इस जल संधि भी मैं पढ़ाऊँगा इसके बाद का टॉपिक, तो आप देखते रहिए बस मेरा सीरीज जो आ रहा है। तो ठंड के दिनों में जब भूमध्य सागर में क्या होता है? पानी भाप बनकर उठता है। तो आप बोलिएगा सर ठंड के दिनों में जब भाप बनकर उठता है, तो ठंड के दिनों में भी दोस्तों जब वहाँ पे भूमध्य सागर में जब सूर्य के तापमान के कारण जब वो भाप बन के उठ रही होती है वहाँ का पानी, तो पश्चिम से एक तेज़ हवा आने लगती है। यानी पश्चिम से एक तेज़ हवा तुर्की, ईरान, इराक, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान जो है पार करते हुए जो है वो इंटर करती है भारत में। एक तेज़ हवा आती है जिसे जेट स्ट्रीम कहते हैं। यह बादलों को भारत की ओर ले जाती है, जिससे भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों में वर्षा होती है, ठीक है। जिसके कारण पंजाब और हरियाणा में वर्षा होती है और जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी होती है। यही कारण है कि कभी कभी गर्मियों के समय में जो है वो सैलानियों का जो है झुकाव आपका हिमालयन स्टेट जितने भी हैं उधर ज़्यादा होता है, क्योंकि उस समय वहाँ पे पश्चिमी विक्षोभ के कारण वहाँ जो है वो ठंड दस्तक देती है, वो बर्फ़ के रूप में देती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। और पंजाब में इस वर्षा को रबी फसल का टॉनिक बोलते हैं, क्योंकि पंजाब जो है दोस्तों क्या है? एक सिंचित क्षेत्र है। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पे सिंचाई होने वाला वही स्टेट है। पंजाब में इस वर्षा को रबी का टॉनिक बोलते हैं। राजस्थान में होने वाले वर्षा को मावट बोलते हैं, जो कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। ये सब की पॉइंट है, आप बस इसको याद करते चलिए। आम्र वर्षा क्या होता है? मार्च और अप्रैल में महीने में, जैसा कि अभी अब जो है वो चल रहा है, मार्च और अप्रैल महीने में मानसून आने से पहले, यानी मानसून आने से पहले क्या होता है दोस्तों? आप लोग देखिएगा तो उत्तर भारत में जितने भी फलीदार पौधे जैसे आम हो गया, लीची हो गया, तो उसमें क्या होता है? मंजर आ जाता है। यानी उसमें मंजर आते हैं, फूल जो है वो खिल जाती है। और बिहार बंगाल में कुछ वर्षा देखने को मिलती है। तो ये वर्षा जो होता है मार्च और अप्रैल के महीने में, तो एक तरह से मंजर को धोने का काम कर देती है, जिससे कि जितने भी कीड़े मकोड़े लगे हुए रहते हैं और जितने भी सूखे हुए मंजर होते हैं वो सभी झड़ जाते हैं। और जो फ्रेश मंजर है जो भी बचे हुए हैं उनको विकास होने में जो है ये अहम योगदान देती है, जिससे कि मार्च और अप्रैल में महीने में मानसून आने से पहले बिहार और पश्चिम बंगाल में कुछ वर्षा देखने को मिलता है, जो कि आम की फसल के लिए काफ़ी उपयुक्त होती है। इसे आम्र वर्षा कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब चलिए MCQ पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो आशा करता हूँ कि भारत की जलवायु, अरब सागर, बे ऑफ बंगाल से आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। मानसून सक्रिय कब होता है? खासी गोरी जयंतिया पहाड़ी का क्या योगदान है? अबोर मिसमी, डम्फा मिसमी, उसके बाद जो है मीजो पहाड़िया का जो है, फिर उसके बाद जो है उत्तर पूर्वी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून क्या होता है, लौटता हुआ मानसून से कहाँ पे बारिश होता है। चलिए भारतीय मानसून का सबसे पहले किस अरब विद्वान ने आपका किया था? ठीक है, अल-मसूदी। मानसून किस भाषा का शब्द है? तो अरबी भाषा का शब्द है। कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? तो हम लोगों ने पढ़ा ही है, लेह जो है सबसे सूखा स्थान है भारत का। मासिनराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है क्योंकि क्या होता है यहाँ?
पहाड़िया कप नुमा आकृति का होता है, मैंने बताया, जिससे कि वहाँ पे मानसून फंस के रह जाती है और वो भारत में ही नहीं लगभग विश्व में सबसे अधिक बारिश करवाती है। ठीक है। आम्र वर्षा क्या होता है? तो आमों की बौछार, आनों का टपकना, बिहार और बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा। तो आप लोग जो है लैंग्वेज अगर पकड़ लीजिएगा क्वेश्चन का, और आप लोगों ने 1 से 2 बार वीडियो देख लिया होगा मेरा, तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन जितने भी आए हैं आने वाले हैं वो छूटेगा नहीं। ठीक है। किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा किस राज्य में नहीं होती है दोस्तों? तमिलनाडु में, क्योंकि वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ जाती है। और उत्तर पूर्वी मानसून से किस राज्य में बोलेगा? आपका तमिलनाडु का सटा हुआ स्टेट, तो केरल भी बोल सकते हैं, यानी पश्चिमी घाट के इधर में जितने भी हैं वो हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। लगभग 65% से 70% वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में सबसे कम वर्षा, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है? तो कहाँ पे होगी दोस्तों? चेन्नई में हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में होने वाले शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? तो पश्चिमी विक्षोभ है, जो कि आपका जो है पश्चिमी विक्षोभ जो गर्मियों के समय में चलती है। ठीक है। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ, और मैं वो चीज़ नहीं पढ़ाता हूँ जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड ना हो, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है कि कहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, कहाँ से नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो है आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।